हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। सभी का एसएमएस आईटी सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं प्रफुल्ल कुमार चौधरी इस यूट्यूब वीडियो के मदद से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ई श्रम कार्ड क्या है, ये कैसे बनेगा और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके बारे में और क्या क्या डिटेल्स हैं, ये मैं इस वीडियो के मदद से बताने जा रहा हूँ। जो लोग मेरे इस वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है और जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके बारे में और आईटी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ई श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया और कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो आप लोगों की इसकी जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं ई श्रम के बारे में इस वीडियो में। ई श्रम सीएससी प्रज्ञा केंद्र करेगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण। जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। जो कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं, जो खुद से करना चाहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। वो मैं वीडियो में आगे प्रोसेस में बताऊंगा, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनना है। ये कॉमन सर्विस सेंटर या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कार्ड लास्ट में बन करके आता है। ये तो हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पीपीटी के माध्यम से हमने इसे समझाने का कोशिश किया है। नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये वही चीज़ है जो एक वेबसाइट बन रहा है, डाटाबेस तैयार हो रहा है असंगठित क्षेत्रों का। जब ये बन जाएगा तो आप लोग को एक यूएन कार्ड, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का एक नंबर जनरेट होगा जो 12 डिजिट का होगा, बिल्कुल आधार के जैसा। इसे हम लोग समझते हैं कि NDUW क्या है। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का एक नेशनल डाटाबेस तैयार कर रहा है। NDUW की वेबसाइट पर होगी। इसका एक वेबसाइट बनेगा जहां पर जो सिटीजन हैं, जो श्रमिक हैं, उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर मौजूद रहेगा। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मौजूद रहेगा। ये CSC VLE के द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा। प्रत्येक UW को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो 12 अंकों की लगभग आधार जैसे ही होगी। असंगठित श्रमिकों को लाभ, इसका क्या लाभ मिलेगा? इस डेटाबेस के आधार पर मंत्रालय और सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाएगा। जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो लागू होती है वो इस डाटाबेस के आधार पर लागू होगी। जिन लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन होगा उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो भी श्रमिक रजिस्टर्ड हैं उनका 1 साल का जो उनका बैंक से प्रीमियम कटता है 1 साल का 12 रुपया, वो गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा। ये अभी 2 तरह का फ़ायदा इसमें दिया हुआ है। आगे चल करके कुछ और आती है गवर्नमेंट की स्कीम तो वो भी मिलेगा। NDUW ये श्रम में रजिस्ट्रेशन क्यों करें? असंगठित श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। पहला ये है, यह डाटाबेस श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। सरकार को कोई भी चीज़ें करती है तो उसमें मदद के लिए कोई भी अगर सरकार कहीं पर प्लांट लगाती है या कहीं पर किसी तरह का ऑफिशियल वर्क करती है तो वहाँ पर उस डाटाबेस से उस काम को करने में जिन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वो उस डाटाबेस से गवर्नमेंट जो है सो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सो वहाँ से उसका डाटा फैच करेगा और उन लोगों को काम देगा। प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए भी लाभ। प्रवासी श्रमिक उसे बोला जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं। जैसे कोई झारखंड का व्यक्ति हैं, अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं तो वो प्रवासी श्रमिक कहलाएंगे। तो अगर कोई प्रवासी श्रमिक है तो उनको भी ट्रैक किया जाएगा कि वो किस ट्रेड में काम करते हैं, उनका ट्रेड क्या है और वो क्यों वहाँ पर काम कर रहे हैं। उनका रोज़गार अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। NDUW की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
इसकी पात्रता मापदंड क्या है, कौन कौन इसमें करवा सकते हैं, कौन नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करने वाले प्रत्येक कामगार एनडीओ के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच होगी वो इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, कोई भी वैसे आदमी जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो इस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में यदि कोई केवल आईटीआर फाइल करते हैं परंतु कोई टैक्स नहीं भरते हैं, वह कामगार इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ईपीएफओ और ईएसआई का सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, उसके ईएसआई करते हैं, तो जो ईएसआई और ईपीएफओ अगर किन्हीं का कट रहा है और वो उनके सदस्य हैं तो इसमें वो रजिस्टर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। असंगठित श्रमिक श्रेणी में काम करने वाले सारे मजदूर जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं और कर सकते हैं। असंगठित श्रमिक क्षेत्र में काम करना चाहिए तो ये उन लोग के लिए एलिजिबल हैं वो। तो ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इसको देख सकते हैं, और इसमें से जिन लोग आते हैं मोस्टली इसमें सारे आ जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 43 करोड़ लोगों का ये डाटा बनना है और ये कार्ड बनना है। श्रमिकों के प्रकार कौन कौन आते हैं इस कैटेगरी में, कौन कौन श्रमिक हैं जो जिनका ई श्रम कार्ड बनेगा, जो इसका कैटेगरी है, तो कुछ कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है। ई श्रम सेवा पोर्टल के अंतर्गत संबंधित विभागों के माध्यम से जिला के अंतर्गत असंगठित कामगारों के लक्षित उप समूहों तथा मनरेगा वर्कर्स, एनआरएलएम एनयूएलएम के अंतर्गत एसएचजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा पुलर्स, निर्माण कार्य में दैट मीन्स की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरह का निर्माण हो तो वो सारे आते हैं। मिड डे मील कामगार हो गया, घरेलू कामगार हो गया, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, कृषि कामगार में फिशरमैन और ईंट भट्टा कामगार इत्यादि। इसमें लगभग सारे ट्रेड के आ गए हैं और सारे लोग तो इसमें रजिस्ट्रेशन सारे लोग कर सकते हैं और करवा सकते हैं। अपने नज़दीकी परिज्ञा केंद्र वालों से कांटेक्ट करके अपना ई श्रम कार्ड जल्द से जल्द बनवा लें सभी को। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हमको, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, आप जब पंजीयन कराने जाते हैं तो उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक तो मैंडेटरी है और दूसरा ऑप्शनल है। मैंडेटरी में आपको चाहिए कि आधार ई केवाईसी द्वारा सत्यापन, मीन्स के आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा कि ये वही आदमी है जिसका मैं बना रहा हूँ। तो उसका सत्यापन 3 तरीके से किया जाएगा, या तो OTP के माध्यम से, अगर उसके आधार में मोबाइल नंबर इनरोल है तो उसका OTP के माध्यम से उसका सत्यापन किया जाएगा। अगर आधार में मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसका सत्यापन होगा। और अगर किसी का फिंगर भी नहीं काम कर रहा है तो एक आइरिस डिवाइस होता है जो कि रेटिना का, हम लोग जब आधार बनाते हैं तो रेटिना को स्कैन किया जाता है, तो उस आइरिस स्कैनर के द्वारा भी उसकी सत्यापन की जाएगी कि ये वही आदमी है जिसका हमने कार्ड बना रहा हूँ। दूसरा एक है कि एक्टिव बैंक खाता भी होना चाहिए। एक्टिव बैंक खाता इसलिए बोला गया है क्योंकि जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री सर ने ये बताया था कि अगर फर्दर कभी खुदा ना करे कि ऐसा हो कि कभी अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो उस केस में जो भी श्रमिक इसमें रजिस्टर्ड होंगे तो उनको 2,500 रुपया हम लोग प्रत्येक महीने उनके खाता में डालेंगे। तो आपका अगर एक्टिव बैंक खाता होगा तभी वो पैसा जो है सो आपके अकाउंट में आएगा। तीसरा है एक्टिव मोबाइल नंबर। एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर एक्टिव मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो आपको OTP वगैरह उसमें जाएगा नहीं, आपको कॉल वगैरह जाएगा नहीं, तो इस कार्ड को बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये 3 चीज़ें जो है मैंडेटरी है कि आपके पास एक आधार होना चाहिए जिसका आपका सत्यापन होगा। दूसरा है कि एक एक्टिव बैंक खाता होना चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो है सो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में है एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई श्रमिक अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, वो वहाँ पर इलिटरेट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट उसमें दे सकते हैं। उसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपका अभी करंट में आपका इनकम क्या है वो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, आप क्या काम करते हैं, क्या आपका पेशा है, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। कोई पेंटर है, पेंटिंग का अगर उसके पास सर्टिफिकेट है,
कोई बार्बर है, बार्बर का उसके पास सर्टिफिकेट है, कारपेंटर है, कारपेंटर का सर्टिफिकेट है, तो वो वहाँ पर डाल सकते हैं। कोई मैकेनिक है तो वहाँ पर वो डाल सकते हैं। अगर उसके पास नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। उसी तरह स्किल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। आपका कार्ड बनेगा। ये ऑप्शनल है, इसके बिना आपका कार्ड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपका कार्ड नहीं बनेगा, ये ऑप्शनल है। अगर ये नहीं भी आपके पास है तब भी आपका कार्ड बनेगा। तो ये ओवरऑल ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी थी। इसमें सारे कुछ दिया हुआ है कि किन लोगों का बनना है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ई श्रम का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आगे कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रज्ञा केंद्र के द्वारा कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, और कोई अगर खुद से करना चाहते हैं, सेल्फ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।